गांव में एक बहुत ही खूबसूरत फास्ट फूड वाली ने अपने ठेले के साथ एंट्री मारी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसे देखते ही गांव के सभी छिछोरे लड़के, यहाँ तक कि बुढ़े भी उसके पीछे लग लिए। बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेरे फास्ट फूड खाकर मजा ही आ जाएगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ गाँव वालों। अरे यार चम्मक चल, जरा धीरे चल, इस उम्र में अब चला नहीं जाता। रुकोगी नहीं तो हम तुम्हारा फास्ट फूड खाएंगे कैसे? चाचा, तुम्हारी पोती की उम्र भी मेरी दादी से कई गुना बड़ी होगी। अभी तक आपके अंदर का ठरकपन नहीं गया। अरे चम्मक चल, चाचा का छोड़ो, हम सबको जल्दी से फास्ट फूड खिलाओ। और क्या, तुम तो जानती हो सुबह होता ही हम सभी गांव वाले तुम्हारा फास्ट फूड का ही तो इंतजार किया करते हैं। तुम सब लोग मेरे फास्ट फूड को पसंद करते हो, इस बात के लिए मैं तुम सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। लेकिन अब बिना मेरे फास्ट फूड के अपना दिन बिताने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। मैं आज यहाँ आखिरी बार आई हूँ। नहीं। शालू उसी वक्त अपना फास्ट फूड का ठेला लेकर अपने घर वापस आ गई। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और एक छोटा भाई था। घर जाकर शालू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। शालू बेटा, तुमसे और तुम्हारे फास्ट फूड से हर कोई इतना प्यार करता है कि तेरे जाने की खबर सुनकर कोई भी भगवान को प्यारा हो सकता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तू इन सबको छोड़कर चली जाएगी तो हम सब कैसे रहेंगे। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं जहाँ इंटरव्यू देने गया था वहाँ मेरी नौकरी भी लग गई है। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी अब दीदी को काम नहीं करने देता। दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा दिया है, ये क्या कम है? खैर, कुछ ही दिनों बाद शालू की शादी राजेश नाम के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। सुहागरात वाली रात राजेश और शालू आपस में बातें कर रहे थे। शालू, तुम्हें पता है मेरी हालत देखकर कोई भी अपनी लड़की मुझे नहीं देना चाहता था। अरे, तो ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? कुछ तो कमी होगी तभी तो मना किया। अब राजेश इतना सुनकर हक्का बक्का रह गया। शालू तो शुरू से ही चुलबुली नेचर की थी। थोड़ी देर बाद शालू ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी न जाने कितना सीरियस हो जाते हो। देखो, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, इसलिए हम दोनों की खूब जमेगी। चलो जल्दी से सुहागरात मना लेते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठना भी तो है जल्दी। शालू का हंसमुख स्वभाव देखकर राजेश को बहुत खुशी हुई। अगले दिन सुबह सुबह उठकर शालू ने सबके लिए बर्गर, पिज्जा, मोमोज, समोसे, पकौड़े ये सब बना दिए। राजेश और उसकी सास को शालू के हाथ के बने फास्ट फूड बहुत पसंद आए, जिसे खाने के बाद उसकी सास ने कहा, बहू, अब मुझे पता चल गया कि तेरे गांव में तेरे फास्ट फूड के लोग दीवाने क्यों थे। माँ, आपको शायद पता नहीं है, जब ये बात शालू के गांव में सबको पता चल गई कि उसकी शादी तय हो गई है, तब एक बेचारे इंसान की तो जान ही निकल गई। अरे वो घटना याद मत दिलाओ। उस घटना को जब भी याद कर लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लग जाता है। इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शालू हंसमुख स्वभाव की थी, तो उसकी अपनी सास के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक शाम को शालू की सास ने उससे कहा, बहू चलो, आज हम दोनों सब्जी मंडी चलते हैं, सब्जी ले आते हैं। शाम को लौटते समय उसकी सास शालू को पूरा गांव दिखा रही थी। तभी अचानक उस गांव के कुछ लड़के शालू का पीछा करने लगे और अचानक बोल पड़े, अबे वो देख, फास्ट फूड वाली दीदी। अरे फास्ट फूड वाली दीदी, अरे सुनो तो, अरे फास्ट फूड वाली दीदी सुनो ना। अरे वो फास्ट फूड वाली दीदी, हम आपको ही बुला रहे हैं। शालू और उसकी सास ने पलटकर पीछे देखा तो बहुत सारे लड़के उसे ही आवाज लगा रहे थे, दीदी आप तो वही हो ना जो उस गांव में फास्ट फूड लगाया करती थी? आप यहाँ कैसे? मेरी शादी इस गांव में हुई है, ये मेरी सासू माँ है, लेकिन मैं तो अपने मायके वाले गांव में फास्ट फूड लगाती थी। तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? अरे दीदी, उस गांव में हमारी बहुत रिश्तेदारी है, हम वहाँ बस इसीलिए जाते थे ताकि आपके हाथों के बने फास्ट फूड खा सके। दीदी हमें फास्ट फूड खिलाओगे ना? लड़कों, अब इसने फास्ट फूड का काम बंद कर दिया है, शादी हो गई है ना। हाँ लड़कों, अब मैंने वो काम बंद कर दिया है। दीदी चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके हाथों का फास्ट फूड तो खाकर ही रहेंगे। हाँ। इतना बोलकर सभी लड़के वहाँ से चले गए। इधर शालू भी अपनी सास के साथ वापस घर आई तो देखा राजेश पहले से ही घर में उदास बैठा था। अरे बेटा, आज तू जल्दी आ गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में ताला लग गया। मैं सुबह से कई दुकानों में काम ढूंढता रहा पर मुझे काम नहीं मिला। हम गरीबों की जिंदगी में यही होता है बेटा, पल भर के लिए खुशियां आती हैं और जिंदगी भर के लिए गम देकर चली जाती हैं। देखिए, आप लोग ऐसी दुख भरी बातें मत किया कीजिए। ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आई। मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन फिर भी एक लड़की होकर मैंने अकेले दम पर अपने परिवार को संभाला और अपने दम पर अपनी शादी की।
आप तो फिर भी मर्द हो। शालू, मैंने सपना देखा था कि शादी के बाद पैसा इकट्ठा करके हम एक बहुत अच्छा पक्का मकान बनवाएंगे, लेकिन जब नौकरी ही चली गई तो यह सपना अधूरा ही रह गया। तभी अचानक कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उसकी सास ने जाकर दरवाजा खोला। पूरे गांव के बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा थे। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? मेरे बेटे ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? बेटे ने नहीं, बल्कि आपकी बहू ने गड़बड़ किया है। इन लड़कों ने बताया कि आपके घर जो बहू आई है वो वही फेमस फास्ट फूड वाली है। हाँ हाँ, वही है मेरी बहू, लेकिन अब उसने फास्ट फूड का काम करना बंद कर दिया है। उसकी शादी हो गई है, मैंने बताया था इन लड़कों को। शालू इन सब से परेशान भी थी और इतना प्यार देखकर खुश भी थी। फिर एक रात शालू ने राजेश से कहा, मेरे मन में एक आइडिया आया है, अगर कहिए तो बताऊं? हाँ बताओ शालू। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में भी मेरे फास्ट फूड के दीवाने होंगे, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। यहीं घर के बाहर फास्ट फूड की एक दुकान लगाते हैं। मैं अंदर से बनाकर आपको दिया करूंगी, आप बाहर बेचते रहना। क्योंकि जब बिना दुकान लगाए ही हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, तो सोचिए दुकान लगाने के बाद क्या हाल होगा। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। शालू, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन घर की बहू से हम काम कैसे करवा सकते हैं? तभी वहां पर उसकी सास भी आ गई। शालू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आप ही अपने बेटे को समझाइए। मैं इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ। और वैसे भी मैं बाहर सड़क पर खड़ी होकर थोड़ी ना फास्ट फूड बेचूंगी जो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं घर के अंदर बनाकर देती रहूंगी, आप बेचते रहना। राजेश बेटा, मुझे लग रहा है बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसे फास्ट फूड का काम करने दे। अब राजेश और शालू ने फास्ट फूड का बिजनेस शुरू किया और अगले दिन से ही सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसकी फास्ट फूड की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, जिससे 6 महीने के अंदर ही राजेश का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अजय ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मधु के साथ। मधु के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए, पर अजय के माता पिता इस शादी के लिए अंत तक मना करते रहे। तुझे क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरा बेटा ना होता तो मैं शादी में कभी ना आती। जब फेरों का समय होगा हम पहुंच जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतनी कठोर मन की नहीं हूं जो तुझे आशीर्वाद ना दूं। कर ले तू अपने मन की शादी, हम पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी, चिंता मत कर, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। जा, तू जाकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ शादी की सारी तैयारी कर, हमारा आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अजय को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता इस शादी के लिए मान गए हैं। सारी तैयारियां हो गई और अजय मधु के साथ शादी के मंडप में पहुंचा तो उसने देखा उसके माता पिता शादी में पहुंच चुके हैं। मधु अजय के माता पिता के पैर छूती है। अभी भी अजय के माता पिता का मुंह बना हुआ था। अजय और मधु की शादी संपन्न होती है। अजय, तेरे ताऊजी, ताईजी, चाचा चाची, मौसी, बुआ सब रिश्तेदार आए हुए हैं। हम सबको एकदम जाने के लिए तो कह नहीं सकते। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसलिए सब 2 दिन तेरे घर पर ही रुकेंगे। हाँ हाँ माँ, चिंता मत करो, मेरा फ्लैट बहुत बड़ा है, सब आराम से रुक जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब शादी हो ही गई है तो अब सबको घर ले चल। ठीक है बाबूजी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अजय मधु के पापा से बात करता है और कुछ ही देर में गाड़ियों में सब रिश्तेदार अजय के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अगले 2 दिन तक सभी करीबी रिश्तेदार वहीं रुकते हैं। सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, शहरी खाना बनाना जानती हो, वो भी गैस चूल्हे पर, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। सारा रसोई का काम तुम्हें अकेले ही करना है। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना लूंगी। बिमला, तूने अपनी शहरी बहू को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह तो दिया है। तुझे लगता है तेरी बहू चूल्हे पर रोटी बना पाएगी, और वो भी हमारे गांव की तरह देसी शुद्ध घी में बनी हुई सब्जी रोटी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है। अब भले ही ये शहर की है, मैंने तो बोल दिया है, अब देखो क्या करती है। मधु रसोई में जाने लगती है कि तभी अजय उसके पास आता है। मधु,
तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस कुछ देर और। अच्छा आप मेरे साथ छत पर चलो, मुझे चूल्हा तैयार करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अजय के माँ पापा और बाकी रिश्तेदार बैठे हुए देख रहे थे। मधु छत पर जाती है और एक चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है खाना बनाने की बारी। मधु बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी से भरपूर सब्जी दाल तैयार करती है, और वो भी चूल्हे पर। बिमला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आ तो रही है, और मैंने देखा है बहू चूल्हे पर सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। अरे मदन, खाना बनने में कितनी देर है भाई? सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बहू के हाथ का देसी खाना कब मिलेगा? बिमला, एक बार जाओ तो बहू से पूछो खाना तैयार होने में कितनी देर है। हाँ मैं जाती हूँ। मधु सारा खाना तैयार कर चुकी थी। माँ जी मैंने सोचा जब पहली रसोई में खाना बना रही हूँ तो क्यों ना खीर भी बना लूं, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही तो होती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? तभी विमला की जेठानी और ननद भी आ जाते हैं। भाभी, मधु तो बहुत समझदार है, इसको तो चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। बुआ जी मेरी दादी ना जब मैं छोटी थी तो कभी कभी चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, तो मैं भी उन्हें देख देख कर बनाना सीख गई। और आजकल तो फोन में देखकर भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या फोन में देखकर? वो कैसे? माँ जी बस हम फोन में लिखते हैं कि हमें ये चीज बनानी सिखा दो, तो वो हमें सिखा देता है। और तो और चूल्हे की रोटी के फायदे भी पता चलते हैं। फोन में हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा तो फिर चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या है, जरा हमें भी बताओ बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनेक हैं। चूल्हे का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चूल्हे की धीमी आंच पर खाना पकने से पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी पौष्टिक बनाते हैं। और माँ जी, जैसे किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है तो चूल्हे की रोटी हल्की होती है, जो आसानी से पचाई जा सकती है। इसलिए कभी कभी चूल्हे की बनी रोटी भी खानी चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होती है। मैंने तो सोच लिया है, अब ये छत पर चूल्हा बना लिया है तो कभी कभी हफ्ते में एक बार चूल्हे पर ही खाना बनाया करूंगी। इससे स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। अपनी ज्ञानवर्धक बातों से और अपने व्यवहार से मधु ने कुछ ही देर में सबका दिल जीत लिया। मधु के हाथों के बने चूल्हे के भोजन की सब बहुत तारीफ करते हैं और मधु की बताई गई बातों पर भी गौर करते हैं। मधु का मिलनसार स्वभाव देखकर उसके सास ससुर के मन की सारी गलतफहमियां भी अब दूर हो गई।